सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में जानने वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी हैं जिनको आप पीछे से लिंक कर सकते हैं। कुछ एनालिटिकल है और कुछ फैक्चुअल भी है, ठीक है। बट हाँ, लिंकिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, और लिंकिंग कैपेसिटी कैसे अच्छी होगी, डेली पढ़ के, दैट इज वेरी प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है। इसरो टू लॉन्च PSLV C56, C55 भी लॉन्च हुआ था, कैरिंग सिंगापुर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। ये डे एंड नाइट इमेजिंग प्रोवाइड करेगा ये सैटेलाइट। तो इसको पढ़ने का इंटेंशन आपको क्या सिंगापुर का C56 ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखेंगे क्या क्या है सैटेलाइट्स, बट इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इकोनॉमी ऑफ इसरो से लिंक करेंगे हम। व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गीग वर्कर्स राइट्स ऑन बिल स्टिपुलेट्स? दिस इज द राजस्थान के गवर्नमेंट का भाई बिल है, तो देखेंगे। ICMR आर्ग्यूज फॉर द कंट्रोल्ड ह्यूमन रिलीफ, एंड ICMR जो आपको 1911 में स्टेब्लिश हुआ था, उसके बारे में थोड़ा रिलेट करेंगे चीजों को। एज मोदी रिट्रेट्स पावर डिवोल्यूशन इन श्रीलंका, रूलिंग पार्टी सेज नो 13 अमेंडमेंट। ठीक है, ये राजीव गांधी जी के टाइम पे साइन हुआ था श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, अभी हम श्रीलंका का गवर्नमेंट के बारे में जब बात करेंगे, तो कल हम सागर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, सागर प्लस हम लोगों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पे भी पढ़ाई की थी। तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि इन दोनों को हम ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है ये इसरो पे, स्टेबल पे आएंगे बाद में। C55 पहले लॉन्च हुआ था, नाउ इट्स द टाइम फॉर C56, ठीक है। एंड दिस इज लॉन्च DSSAR 360 kg सैटेलाइट का वेट है, एंड विल प्रोवाइड ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज। इमेजिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस विल बी लॉन्च अलॉन्ग विद द 6 अदर सैटेलाइट्स। तो ये कौन से अदर सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च होगा, ये चीज थोड़ा देखने वाला है। और इसमें इसका DSAR में, SAR का फुल फॉर्म सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार को याद रखना, कभी कभार ना कोई एग्जामिनर मजे लेने के लिए पूछ देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ था वेब के टाइम पे, व्हाट इज सार इन निसार, ठीक है। नासा और इसरो का प्रोजेक्ट था निसार, तो सार इन निसार क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार ही है ये, पेलोड इन द सैटेलाइट, जिसमें ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज देगा। और C56 कैरिंग सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया जाएगा 6 अदर सैटेलाइट्स के साथ। तो वी नीड टू नो एटलीस्ट द नेम ऑफ द 6 अदर सैटेलाइट्स। एलेट पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, पूछा भी है, पूछ सकता क्या है। इसरो के अकॉर्डिंग P65 इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन इट्स कोर अलोन मेड along the C55 और 5 डिग्रीज इंक्लिनेशन है, 535 किलोमीटर का एल्टीट्यूड ये गेन करेगा, 360 kg का इसका वेट है। तो दीज आर द सम बेसिक फैक्ट्स दैट यू जस्ट एटलीस्ट गो एटलीस्ट वंस। अदर सैटेलाइट्स क्या हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो वेलॉक्स AM 23 kg टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है ये। दूसरा है आर्केड, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक एक्सप्लोरर, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा है, न्यूलॉन है बाई न्यू स्पेस। उसके स्कूब 2 है, उसके 3U नैनो सैटेलाइट्स है। फिर उसके बाद और भी ऐसे ऐसे हैं, ग्लेसिया है, स्ट्राइडर है। तो ये सभी सैटेलाइट्स को इसमें रख के भेजा जा रहा है, तो ठीक है। चलिए, अच्छा, इसरो का ना एक प्रोजेक्ट और आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम पे। आप अगर डेली फॉलो कर रहे हैं इसरो की न्यूज़, तो आपको देखने के लिए मिल सकता है आदित्य L1, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पे लॉन्च होने वाला है आफ्टर द मून मिशन, जो कि 23 अगस्त को उसके मेजर रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इसरो दैट आई वांट टू शो यू। देखो, इसरो अभी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। तो उस डिपेंडेंसी को कैसे खत्म किया जा सकता है? जब तक इसरो अदर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करेगा, है ना, उनके सैटेलाइट्स भेजेगा, तो फ्री में तो भेजेगा नहीं, इट विल चार्ज मनी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगेंगे, मैन जितना भी ह्यूमन फोर्स लगा है, मैन फोर्स लगा है, उसका कॉस्टिंग लगेगा, अदर कॉस्ट लगेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल पार्ट आएगा। लेकिन क्या इसरो अकेले ये काम कर सकता है? करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका एक ऑरा होता है, एक बिजनेसमैन को सर्विस वाला काम दे दो वो नहीं कर पाएगा। एक जो पर्सन जो होटल के किसी रिसेप्शन पे बैठता है, वो कटलरीज वाला काम नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही हर चीज होता है, हर किसी का एक अपना अपना औहदा होता है, एक ऑरा होता है। वैसे इसरो के साथ है, अगर आप R&D देख रहे हैं तो R&D को बढ़िया तरीके से करिए, बाकी का काम अपने दूसरे विंग को बांट दिया।
तो जब हम इसरो के कैटेगराइजेशन को देखेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इज द टॉप, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उसके बाद आता है, यहाँ पर एक स्पेस कमीशन होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे तो इन स्पेस था एक, जो हम लोगों ने चंद्रयान 3 के टाइम पे भी पढ़ा, इसरो काउंसिल एंड इसरो सेंटर्स यूनिट, और ये रहा आपका इसरो मेन बॉडी जिसमें साइंटिस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये जो दो पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा कहीं ना कहीं बात करो तो इसरो के टोटल 5 डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, 2 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो काउंसिल इन स्पेस एंड स्पेस कमीशन जो कि इसका अदर आर्म से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात आ जाती है। तो ये जो पार्ट है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पहला था अंतरिक्ष, तो बहुत लोग उसको एंट्रिक्स भी बोलते हैं, एंट्रिक्स मत बोला करो क्योंकि एंट्रिक्स बोलने से ना आप ही कंफ्यूज करोगे। आप कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे एंट्रिक्स अकॉर्ड साइन हुआ था इंडिया और यूएस के साथ, मून मिशन है वो भी 2025 का, तो वहां से कंफ्यूज मत करना है इसको। उसके बाद NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन एक आर्म बनाई जा रही है इसरो की, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह चीजों को देख सकता है। तो आई होप यू गॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू कन्वे हियर, कि आप केवल सिंगापुर वाले एंगल से मत देखो इसको, ओवरऑल देखो। चलिए अब गिग इकोनॉमी की बात करते हैं। गिग इकोनॉमी से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे जो इकोनॉमी से रिलेट रहा इस पूरे अब हफ्ते तक। एक तो था नरेगा या फिर कहिए कि मनरेगा। अच्छा एक चीज आप सोचो थोड़ा सा, मनरेगा इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? बहुत लोग कहेंगे 100 दिन का रोजगार देता है, ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है ना, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देखें तो आर्टिकल 21 प्लस आर्टिकल 41, ठीक है, दोनों इस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और ये पार्ट आपका DPSP का भी पार्ट है, ठीक है। अब मनरेगा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान देना। मनरेगा के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका अटेंडेंस इशू, ठीक है। उसके बाद पेमेंट डिले होता है, उसके बाद आप पेमेंट की डिस्पैरिटी है कि किसी स्टेट में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन मनरेगा स्टिल कंसीडर एज अ सक्सेसफुल, इसको कोई नहीं हटा सकता। कोई भी जो लोग कहते हैं कि मैं मनरेगा को पिछली सरकार का एक गड्ढा खोदने की असफलता के तौर पे बनाए रखूंगा, मैं इसे कभी, आप खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस। आप क्या बिल लेके आओगे कि मैं मनरेगा जो कि एक राइट टू वर्क को गारंटी देता है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ? आर यू डेयरिंग इनफ? कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट इतनी डेयरिंग नहीं है, ठीक है। और ये मनरेगा आया कब था? 2005। तो अब लग रहा होगी सर ऐसा क्या है इसमें जो हटा नहीं सकते? बेटा इट गिव्स द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी इफेक्ट देता है बिकॉज इट इज एन एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा या MG नरेगा, तो ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो मनरेगा यही है, इट इज द एक्ट, इट गिव्स द स्टैट्यूटरी इफेक्ट। और किसी स्टैट्यूट को आप ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस। या तो आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लेके आइए, और फिर उसके बाद अब राजस्थान गवर्नमेंट एक बढ़िया चीज लेके आई जिसमें मनरेगा को 125 दिन कर दिया उन्होंने अर्बन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। प्लस उन्होंने एक बात बोली कि हम 1000 रुपया पेंशन देंगे इनको जो कि ओल्ड एज हैं या फिर आप कह लीजिए विडोवर्स हैं उनको, फिर उसके बाद जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए। प्लस इसमें 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। एक और चीज आई जो पेमेंट इशू को सॉर्ट किया जा रहा था, और ये MKSS इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब 1000 की जो बात है, इन्होंने कहा कि मनरेगा में पेमेंट इशू है, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर पेमेंट करो, नहीं कर रहे हो तो 15 दिन के अंदर करना ही करना है। मैक्सिमम टाइम पीरियड इज फोर्टनाइट, फोर्टनाइट के बाद आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट नहीं करोगे तो डेट विल अट्रैक्ट पेनाल्टी। तो ये कुछ था जो कि आप गिग इकोनॉमी या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो। नाउ गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स का चलन कब स्टार्ट हुआ? गिग वर्कर्स का हमारे कंट्री में कहा जाए तो आफ्टर द कोविड-19 एक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, बट इस पर कोई लॉ नहीं है कंट्री में, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इस टाइप का कुछ नहीं है, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो है बट एम्प्लॉयमेंट डजंट विल नेवर मैटर व्हेन इट कम्स विदाउट सिक्योरिटी। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि लोग क्या बोलते हैं, इट इज द सेइंग उबी जस्ट ईबी रेमेडी, हम आपने पढ़ा होगा, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, रॉन्ग विदाउट रेमेडी इज टूथलेस,
ठीक है। वैसे यहाँ पर है जॉब विदाउट सिक्योरिटी इज टूथलेस ही कह सकते हो। अब आपको कब निकाल दिया जाए, आप हमेशा मेंटल डिस्ट्रेस में ही रहोगे, कब निकल गए कब चले गए, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है भाई साहब बिल, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स के लिए है। प्लेटफॉर्म बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि जोमेटो है या फिर आप अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, इट इज़ अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स भी और नॉन स्टूडेंट्स भी काम करते हैं। या ओला उबर हो गया, ओला उबर पे ले लो तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था रिसेंटली, ऑर्डर ही था, जजमेंट क्या ही था वो, कि भाई अभी इनको बैन किया जाएगा कमर्शियल टू व्हीलर्स को, क्योंकि इसके एक्ट के हिसाब से नहीं है, टू व्हीलर्स इज अ नॉट अ कमर्शियल व्हीकल। तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला चीज़ था। तो अब गिग इकोनॉमी को रेगुलेट कैसे किया जाए, तो राजस्थान गवर्नमेंट पहली बार कोई लॉ लेके आ रही है। इससे पहले यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के पास एक प्रॉपर डिफाइंड है एंड दे डज ट्रीट गिग वर्कर्स एज अ एम्प्लॉय, लेकिन हमारे यहाँ नॉट येट, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो अब ये जैसे कि बताया ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्किंग है। उसके बाद विल प्रपोज द वेलफेयर बोर्ड कंप्राइजिंग, एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ये वेलफेयर बोर्ड आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है या फिर जो उसकी फंडिंग्स है उनको देखेगा। इस वेलफेयर बोर्ड में 5 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स का। चाहिए इसमें ना एग्रीगेटर्स वर्ड यूज कर रहा है वो, रादर देन यूजिंग द वर्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 5 एंड 2 अदर्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं। तो 5 + 2 कितने लोग हो गए टोटल 7। तो इस चीज को टोटल ओवरऑल आप कहाँ से लिंक करेंगे, मनरेगा से और जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है उनसे भी आप लिंक कर सकते हैं। एग्रीगेटर की ड्यूटी इंक्लूड द बिल कि आप डिपॉजिट करोगे जो कि वेलफेयर सेस है। वेलफेयर सेस इन्होंने कहा कि वेलफेयर सेस होगा 2% और मिनिमम 1%, उससे नीचे नहीं गिरोगे, या उससे नीचे क्या ही गिरोगे, ठीक है। ये चीज थी पूरी। आगे देखें इसमें और क्या क्या चीज है। फंड्स कहाँ से, देखो इसमें एग्रीगेटर प्राइमरी एम्प्लॉयर्स है ना, एग्रीगेटर्स वो डिजिटल इंटरमीडिएटरीज हैं जो कि बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आप कुछ खरीदते हो और कोई बेच रहा है वहां पे, दिस इज सेलर प्लेटफॉर्म आल्सो ऑन द फ्लिपकार्ट, और आप बायर हैं, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट इज द एग्रीगेटर हियर। फंड्स आएंगे कहाँ से, तो सोशल सिक्योरिटी वही है, उनसे 2% और 1% का सेस चार्ज किया जाएगा, तो हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ आईसीएमआर आर्ग्यूज फॉर द कंट्रोल, ये एथिकल इशू हो सकता है आने वाले टाइम पे कि जो ह्यूमन इन्फेक्शन एंड स्टडीज पे जो आईसीएमआर का जो अपना चल रहा है वो है, आईसीएमआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। उसके बाद ये बायोएथिक्स यूनिट ने इंट्रोड्यूस किया है कंसेंशन स्टेटमेंट। आप देखते हैं आगे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस भी हैं इससे रिलेटेड। अब एक रिसर्च पेपर आया है तो देखते हैं क्या चीज है। नाउ श्रीलंका वाले इशू में पहली बात तो आई वांट टू रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडीड यस्टरडे। दिस इज अबाउट द सागर, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने की थी हम्बनटोटा, इट इज द पोर्ट बीइंग बिल्ट बाय चाइनीज हेल्प, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ज्योग्राफी के हिसाब से गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद बात किया था ज्योग्राफी के हिसाब से पार्क स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज कनेक्ट होगा दैट इज द मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज है, अगर किसी को पढ़ने का मन हो तो गहीर मत सेंचुरी भी पढ़ सकता है। गहीर मत सेंचुरी उड़ीसा में ऑलिव रिडली टर्टल से बड़ा फेमस है गहीर मत सेंचुरी, ठीक है। चलिए तो अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो डेप्ट रिडन था, आईएमएफ से लोन वगैरह भी मिला। अब श्रीलंका के ये 13th अमेंडमेंट है क्या, 13 देखो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है उसमें डिस्प्यूट है, वहां पर एथनिक डिस्प्यूट है तमिल्स में और शेनलीज में। तमिल्स वहां पे कम नंबर में है, दे आर इन द माइनॉरिटी, एंड मेजॉरिटी में सेनेलीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 में एक अमेंडमेंट पुश करवाया था फॉर कि सेनेलीज वहां पे सरकार चला सकें, वो एक प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट बना सकें, लेकिन तमिलियंस एंड अदर्स डोंट वांट, क्योंकि इससे उनके हिसाब से
तमिल की इंटेग्रिटी खत्म होगी। लिट्टे ने भी कहीं ना कहीं इसके लिए ही काम किया था। काम क्या किया था? डेट वाज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। 2009 में दे फाइनली वाइंडेड अप। बट एग्जैक्टली ये कहानी अब क्यों उठ रही? क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी वही चीज पुश करना चाह रही है। 82% सिन्हलीज हैं, तमिलियंस आर 9.4%, श्रीलंकन मूर 7.9%। तो लमसम देखा जाए तो 99-100% पॉपुलेशन ये लोग कंटेन करते हैं। राजीव गांधी उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट थे आपके JR जयवर्धने। 1987 की बात है जब ये चीज पुश किया गया था। उसके बाद देखा जाए तो लिट्टे का डिमांड सेपरेट तमिल स्टेट 2009 में ही खत्म हुआ आफ्टर द वेलुपिल्लई प्रभाकरन की डेथ के बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकरन इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था लिट्टे के आगे बढ़ने में। 13th amendment which led to the creation of provincial council across the 9 provinces in the श्रीलंका। अच्छा, इसमें अगर देखें तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से ये बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड एंड पुलिस डेवलप्ड टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाए। कितने सब्जेक्ट देने की बात की? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सब्जेक्ट उन्होंने बोला कि भाई हम दे देंगे, लेकिन इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि इकोनॉमी सेंटर ही देती तो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन है, ये चलाएंगे कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? एक को होता ना बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया नहीं है तो ये कहाँ से चलाओगे ये सब्जेक्ट्स? उसके बाद ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आ गया जहाँ पर ये चीजें नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंशियल बट द टू वर डीमर्ज कर दिया गया इसको 2017 में। तो ये थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा। 13 अमेंडमेंट जो होता है वो स्ट्रिक्टली अपोज कर रहा है, मेजोरिटी सेनेलीज वो स्ट्रिक्टली अपोज कर रहे हैं इसको कि नहीं, एज बी स्ट्रिक्टली अपोज बाय द मेजोरिटी सेनेलीज एंड सिन्हाला नेशनलिस्ट पार्टी। द सेनेलीज हैव आर्ग्यूड दैट इट वुड अंडरमाइन द यूनिटरी नेचर ऑफ द श्रीलंकन स्टेट्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज ले आए तो टूट जाएगा ऊपर से वो वाला पार्ट। सिन्हलीज हैं और वो ये मतलब अपना सरकार बना लेंगे, हमें अलग से सेपरेट तमिल नहीं मिल पाएगा। मोरोवर सिन्हाला पार्टी सॉ द अकॉर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन। उन्होंने कहा भी कि भाई ये इंडिया का इंटरवेंशन है, प्लस इंडिया ने UNHRC में भी 13th अमेंडमेंट के बाद बोली कि भाई एक प्रॉपर सरकार बनवाओ, इससे कारण हमारे लोग दुखी कर दिया इन लोगों ने भाई साहब। तो ये चीज़ है जेनेवा के हम लोगों में सेशन में कहा भी था। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 टॉपिक है आज। आशियाना परसिस्टेंट विद द डायलॉग ऑन ट्रॉडेंट पाथ, इसको पढ़ना। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर। देखो अभी रिसेंटली अपन ने बहुत सारे डिजास्टर्स देखे हैं। अगर इसको क्लब करें एक जगह तो हम लोगों ने बेपार जो है देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक अर्बन फ्लडिंग्स देखी हर जगह, है ना। अर्बन फ्लडिंग्स देखी, वो एक एयरपोर्ट भी अहमदाबाद बना, वो भी भाई एयरपोर्ट पे यह हाल है बताइए, गिफ्ट सिटी है वो। उसके बाद तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपने दिल्ली में फ्लडिंग्स देखी तो फ्लड प्लेन्स का एक इशू आया। उसके बाद एक फ्लैश फ्लड्स भी देखने को मिला हमें, मेजर। उसके बाद हम लोगों ने एक लैंडस्लाइड्स भी देखा। तो ये मेजर इश्यूज हमें कुछ दिन देखने को मिले। दिस इज रिगार्डिंग द साइक्लोन और थोड़ा बहुत सुनामी में देखिए, मतलब पूरे कर्मकांड इसी साल हो गए, 1 महीने में सारा हो गया। इसके लिए एक NDRF हम लोगों ने पढ़ा था, NDRF नेशनल डिजास्टर रिडक्शन फोर्स। एक इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेमवर्क है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो प्लीज उनको पढ़ना एक बार। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या कहता है? 2015 से 30 तक का ये फ्रेमवर्क है। तो दिस इज रिगार्डिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क, और सेंडाई फ्रेमवर्क भी बात कर रहा है ये न्यूज़ आर्टिकल, तो प्लीज़ तो साथ में एक साथ पढ़ना और भूलना मत चीज़ों को। कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन इज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? आज की न्यूज़ में प्लीज़ रीड न्यूज़पेपर एंड आंसर। x.com ये इसका भाई क्या है, पेपल है, eBay है, बताना। विच साइक्लिस्ट इन द टूर दे फ्रांस? ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ALT पूछता है। विच फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट proposed an imitation game, a test machine ability to demonstrate intelligent behavior? वो ईयर प्लग्स लगा करके वो जो चल रहा था, ये काफी चला था, एलन ट्यूरिंग का है ये, ठीक है। विच इकोनॉमिक्स नोबल ल्यूरेट? अच्छा एक तो इसका आंसर बताना एंड एक और आंसर बताना। एक नोबल ल्यूरेट है बांग्लादेश के आंसर, जिनको 1 मिलियन डॉलर्स का टैक्स लगा है, देखना ये चीज। तो एक बताना इन दोनों का आंसर क्या है, ठीक है। And if you have any doubt, you can mention in the comment section. Rest. Thank you. That's all from my side.